नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रौद्र शिक्षणम में। बच्चों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ विशेष वाक्यों की, जिनका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन भी बहुत ही विशेष होता है। ये वाक्य प्रायः एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन वाक्यों को कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाएंगे, उसके पीछे क्या लॉजिक है, चलिए समझते हैं। बच्चों, हमारे पास एक वाक्य है, समवन विल टीच यू। गौर कीजिएगा, समवन विल टीच यू। बच्चों, इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट है समवन, टीच हमारा मेन वर्ब और यू हमारा ऑब्जेक्ट। और जो हमारा ये सेंटेंस है, ये फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस का हमारा सेंटेंस है। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम कोई वाक्य एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं या फिर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में एज सब्जेक्ट यूज करते हैं। अर्थात ये कि जब हम किसी वाक्य को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं, तो जो हमारे एक्टिव वॉइस के वाक्य का सब्जेक्ट होता है, वो पैसिव में वीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि हम पैसिव वॉइस में सदैव ऑब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं, अर्थात कर्म को हम सबसे पहले लिखते हैं और उसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो अगर इस वाक्य को जरा हम समझते हैं, समवन विल टीच यू, कोई आपको पढ़ाएगा। अब कौन पढ़ाएगा ये पहले से ही डिसाइड नहीं है। यहाँ पे जो हमारा समवन है वो एक अनिश्चित सर्वनाम है, इनडेफिनिट प्रोनाउन। बच्चों, इस अवस्था में चूंकि ये पहले से ही वीक है, अननोन है, अब जब ये पैसिव में जाएगा तो ये जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो और भी कहीं ना कहीं वीक हो जाएगा। तो होता क्या है, जब किसी एक्टिव वॉइस के वाक्य का सब्जेक्ट एक इनडेफिनिट प्रोनाउन हो, और कई अवस्थाओं में तो हम पर्सनल प्रोनाउन वी या दे का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। कई अवस्थाओं में हम नाउन उसको भी पैसिव में नहीं लिखते हैं। तो कहने का मेरा अर्थ यह है बच्चों, समवन विल टीच यू को जब हम पैसिव में बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम इस यू को बना लेंगे सब्जेक्ट, अर्थात यू, और टेंस के नियम के हिसाब से विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट। हम इस समवन जो कि फिलहाल एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, पैसिव में इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते। यानी समवन विल टीच यू, यू विल बी टॉट, ये सेंटेंस यहीं पर समाप्त हो जाता है। बच्चों, ये नियम आपको ध्यान रखना है। यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य का सब्जेक्ट जो है वो एक इनडेफिनिट प्रोनाउन हो, समवन, समथिंग, समबडी, तो हम इसको पैसिव में नहीं लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, लोग पूरी दुनिया में अंग्रेजी बोलते हैं। लोग पूरी दुनिया में अंग्रेजी बोलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो है पूरी दुनिया में लोग अंग्रेजी बोलते हैं। अब अगर हम इस सेंटेंस को पैसिव में बदलते हैं, चलिए समझते हैं। सब्जेक्ट हमारा हो गया पीपल, स्पीक हमारा मेन वर्ब, इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया में वर्ब का पार्ट है, इसकी बात हमको नहीं करनी। हमने पढ़ा है कि हमें वर्ब के तुरंत बाद वाले ऑब्जेक्ट को ही इज जो है चुनना होता है पैसिव वॉइस के लिए। अब यहाँ पे बोला गया है कि पूरी दुनिया में लोग अंग्रेजी बोलते हैं। अब इस वाक्य को हम पैसिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इंग्लिश इज स्पोकन
इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस वाक्य का पैसिव बनता है इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम बाय पीपल क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमें पहले से ज्ञात है कि बोलेगा कौन? बोलने वाले लोग ही होंगे, कोई जानवर तो बोलेगा नहीं। दैट्स वाई हम यहाँ पे बाय पीपल नहीं लिखते। ये पहले से ही अंडरस्टूड है कि भाई लोग ही बोलेंगे। एक्टिव वॉइस में चूंकि हम सब्जेक्ट को देते हैं प्रधानता, यहाँ पर हमने पीपल को लिखा क्योंकि इस वाक्य में हमारा पीपल प्रधान है, सब्जेक्ट है। और जब पैसिव बनाते हैं तो हम ऑब्जेक्ट देते हैं प्रधानता। दूसरे वाक्य में हमने ऑब्जेक्ट को प्रधानता दिया और ये पहले से अंडरस्टूड है कि बोलने का काम हम लोग ही करेंगे, ह्यूमन बीइंग्स ही करेंगी। दैट्स वाई हम यहाँ पे बाय पीपल नहीं लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वाक्य है इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। बच्चों ये वाक्य मैंने ऊपर एस्टेरिक्स लगाया हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने देखा है बोर्ड एग्जाम्स में कई बार ये वाक्य स्ट्रक्चर ये जो है इस प्रकार के वाक्य पूछे जाते हैं। अब इन वाक्यों को हम एक्टिव से पैसिव में कैसे करते हैं हम समझते हैं। इसमें जो हमारा ये इट इज टाइम का जो ये इतना पार्ट सेंटेंस का है, ये हमारा हमेशा सेम बना होता है। हम इसको लिखते हैं इट इज टाइम। अब यहाँ पे जो हमारा ये टू क्लोज जो है एक्चुअली ये इन्फिनिटिव टू वर्ब है। इन्फिनिटिव टू वर्ब मतलब टू के बाद तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसे बोलते हैं हम लोग इन्फिनिटिव टू वर्ब्स। अब यहाँ पे यही हमारा मेन वर्ब है। जब इसको हम पैसिव बनाते हैं तो इस फॉर्मेट में हम करते क्या है, इट इज टाइम। यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है शॉप, हम इसको लिखते हैं इट इज टाइम फॉर द शॉप। और इस इन्फिनिटिव टू वर्ब के फॉर्मेट को हम पैसिव के फॉर्म में टू बी क्लोज के रूप में लिख देते हैं। बच्चों ध्यान रखेंगे हम लोग, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हम बदलेंगे पैसिव में, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। इस प्रकार से इनको हम बनाते हैं। वाक्यों के अर्थ में कोई भी अंतर नहीं है क्योंकि हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। हमारा पहला ही ये पॉइंट था कि हम वाक्यों के ग्रामर फॉर्म में ही चेंज करते हैं। दोनों वाक्यों के अर्थ में, सेंस में कोई भी अंतर नहीं होता। तो समझते हैं। देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पे इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, ये समय दुकान को बंद करने का है, ये समय दुकान को बंद किए जाने का है। एक ही बात है, बस ग्रामेटिकल फॉर्म बदला हुआ है। पहला वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस में है, दूसरा वाक्य हमारा पैसिव वॉइस में है। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। ऐसे और भी कई वाक्य बनाए जा सकते हैं। इट इज टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, इट इज टाइम फॉर द प्रिपरेशन टू बी स्टार्टेड, इट इज टाइम टू कंप्लीट आवर वर्क, इट इज टाइम फॉर आवर वर्क टू बी कंप्लीटेड। लाइक दिस a lot of sentences can be made. आगे बढ़ते हैं बच्चों। I am to read this novel. To read, यहां पर भी वही फॉर्मूला हमारा है। यहां पर जो हमारा मेन वर्ब है वो भी इन्फिनिटिव फॉर्मेट का है। सब्जेक्ट हमारा आई है, वर्ब हमारा जो है मेन वर्ब यहाँ पे टू, और रीड जो है टू रीड है, अर्थात इन्फिनिटिव टू फॉर्मेट का वर्ब है। दिस नॉवल हमारा ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार के वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे? हम दिस नॉवल को बना लेंगे सब्जेक्ट, दिस नॉवल, और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होता है बस उसको हम, यानी अगर इज एम दिया है, इज दिया है, आर दिया है, तो इज एम आर में ही हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। बस जो नया स्पेल बनेगा उसी के हिसाब से। आई के साथ हेम आता है। दिस नॉवल एक उपन्यास की बात है तो इज, ये ध्यान रखना है हमको। दिस नॉवल इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हमारा जो वर्ब है वो टू बी फॉर्मेट में है, सॉरी इन्फिनिटिव फॉर्मेट में है, तो हम क्या करेंगे, टू बी, इसको हम इन्फिनिटिव फॉर्मेट में ही पैसिव में बदलेंगे। दिस नॉवल इज टू बी रेड बाई, आई को हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट में मी। बच्चों लास्ट सेंटेंस
जरा हम समझते हैं सेंटेंस को। दे नो दैट वी विल गो, वे लोग जानते हैं कि हम लोग जाएंगे। चलिए थोड़ा इसको और एक्सपेंड करते हैं। दे नो दैट वी विल गो टू मार्केट, थोड़ा सा इसको हम और भी एक्सपेंड करते हैं ताकि आपको हम समझा सके अच्छे से कि ये सेंटेंस क्या है। बच्चों यहाँ पे अगर हम इस सेंटेंस को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं तो हम पाते हैं कि ये जो सेंटेंस हमारा है ना, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इतना जानिए आप कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और ऐसे वाक्यों में हमें दो से ज़्यादा सब्जेक्ट, कई बार दो और दो से ज़्यादा सब्जेक्ट भी मिलते हैं और इसमें प्रेडिकेट भी दो या दो से ज़्यादा होते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है जिसको हम फोकस करेंगे वो है दे, और वर्ब हमारा क्या है? नो। ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता क्या है कि हम जो वाक्य शुरू होता है, अर्थात जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, ये क्या होता है प्रिंसिपल क्लॉज, ये हम आगे जरूर पढ़ेंगे। फिलहाल ये जानते रहिए आप लोग कि हम यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट दे है और जो वर्ब है हम इसको फोकस करेंगे। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? हमें पता है कि चूंकि नो हमारा एक ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद ग्रामेटिकली एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई एक शब्द नहीं है। यहाँ पे पॉइंट की बात बच्चों यही है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई एक शब्द नहीं है, कोई एक फ्रेज भी नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा एक क्लॉज ही हमारा ऑब्जेक्ट है। क्लॉज क्या है? इसे हम उपवाक्य बोलते हैं। आगे हम इस पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ हमको ये फोकस करना है कि यहाँ पे दे हमारा सब्जेक्ट है, नो हमारा मेन वर्ब है और इस नो का जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा एक क्लॉज ही है, अर्थात दे दैट वी विल गो टू मार्केट। ये पूरा हमारा जो हमारा ये जो है एक वाक्य है, ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट की तरह जो है बिहेव कर रहा है। तो हम करते क्या है कि इस पूरे क्लॉज के लिए हम इट प्रिज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हम इस पूरे को एक साथ सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमको क्या करना है, इसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट, जब तभी पैसिव बनेगा ये। लेकिन हम इस पूरे क्लॉज को एक साथ सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम करते क्या है कि इसके लिए हम इट एज कंसिडर कर लेते हैं ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे, हम इस इट को ही बनाएंगे अब सब्जेक्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, मैंने बताया आपको। तो इट इज नोन टू, दे है, दे हो जाएगा। बच्चों ध्यान रखेंगे, दे नो दैट वी विल गो टू मार्केट, यहाँ पे दे सब्जेक्ट, नो हमारा मेन वर्ब, दैट वी विल गो टू मार्केट ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है। इसके लिए हमने इट मान लिया, तो इट कौन बना दिया? सब्जेक्ट। हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक वाक्य है, तो इस हिसाब से हमने इज इस्तेमाल किया हेल्पिंग वर्ब। और नो का थर्ड फॉर्म नोन, हमें पता है कि नोन के साथ टू लगाते हैं, बाय नहीं, नोन टू देम। अब बच्चों आगे हम बढ़ेंगे और इस क्लॉज को ज्यों का त्यों हम लिख देंगे। इट का हमने सिर्फ सहारा लिया है, एज अ डमी सब्जेक्ट तरह हमारा वो जो है काम कर रहा है, बाकी चीजें हम सेम कर देते हैं। दैट वी विल गो टू मार्केट। तो बच्चों इस प्रकार से दे नो दैट वी विल गो टू मार्केट, वो लोग जानते हैं कि हम लोग बाजार जाएंगे। इट इज नोन टू देम, ये उन लोगों को ज्ञात है, ये उन लोगों को ज्ञात है कि हम लोग बाजार जाएंगे। वाक्यों के अर्थ में कोई भी अंतर नहीं है, सिर्फ ग्रामेटिकल फॉर्म इनका बदल गया है। बच्चों आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए और कोशिश कीजिए कि आप इस वीडियो लेक्चर को शुरू से लेकर के अंत तक एक बार दो बार देखें, जब तक आप समझ ना पाएं कि इसमें क्या क्रक्स है।